नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लूसेंट एक महत्वपूर्ण किताब है जिसको हर प्रत्येक विद्यार्थी तैयारी करने वाला पढ़ता है। इसलिए दोस्तों, मैंने इस लूसेंट से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को निकालकर पैटर्न एक एग्जाम को निर्धारित किया है, जिससे कि जो भी आपके एग्जाम निरंतर होने वाले हैं उसमें लूसेंट के क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पैटर्न किस प्रकार लूसेंट से प्रश्न बन सकते हैं, इसके लिए हमने एक प्रारूप पूरा डिजाइन किया है। दोस्तों, लूसेंट की हमारी पहली क्लासेस है जहां आपको हम लगातार महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाएंगे और आप इन क्वेश्चनों को कर कर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज होली का पर्व है और होली के इस पर्व में इस श्रृंखला को हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले बार कि आपको मेरी तरफ से आपके संपूर्ण समस्त परिवार वालों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और होली आपके लिए बेहतर रहे, इसलिए हम लेकर आए हैं लूसेंट सीरीज। ये लूसेंट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसको सबसे पहले अपने जितने भी दोस्त हैं उनको जरूर शेयर करिएगा। और रेगुलर अगर आप लूसेंट को पढ़ते हैं तो आप जरूर बताइएगा कि आज की सीरीज में आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही रहे। इसको शेयर करना है। अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा, जिससे कि लोगों को पता चल पाए कि हम क्या कर रहे हैं और किस प्रकार कर रहे हैं। दोस्तों, होली ये त्यौहार आपके लिए तब महत्वपूर्ण होगी जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिस दिन आप सेलेक्ट होंगे उसी दिन आपकी होली है, उसी दिन जन्मदिन है, उसी दिन दीपावली है। पर उसके लिए भी होली को मनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष जो है किस दिन को मनाया जाता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 24 जनवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर की 26 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो इसका सही आंसर है 25 जनवरी। 25 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। निर्वाचन आयोग की दोस्तों अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक कैसी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका वर्णन कहीं ना कहीं संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में हमारे निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? निर्वाचन आयोग का दोस्तों वर्णन किया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग के बारे में तो हम प्रत्येक वर्ष 2011 से प्रत्येक वर्ष निर्वाचन आयोग अर्थात मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा दोस्तों, इस वर्ष मतलब 2000 अगर हम बात करते हैं 2023 के बारे में तो 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में हमने जो मतदाता दिवस मनाया है उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है मैं अवश्य वोट देता हूं। थीम को याद रखिएगा, मैं अवश्य वोट देता हूं। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है? मैं अवश्य वोट देता हूं। इसकी थीम भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, मैं अवश्य वोट देता हूं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि जिस दिन मतदाता दिवस मनाया गया उसकी मुख्य अतिथि कौन थी, तो उनकी मुख्य अतिथि हमारे देश की राष्ट्रपति। और आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति कौन है। कमेंट सेक्शन बताइएगा कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा ये जो हम मना रहे हैं 13वां कौन सा मतदाता दिवस है? 13वां मतदाता दिवस हमने मनाया है इस बार का जो मतदाता दिवस है ये 13वें नंबर का है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए बताते जा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन आया था कि निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है, कैसी संस्था है, कब से मना रहे हैं, थीम क्या है, मुख्य अतिथि क्या है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज 1875 में, 1897 में, 1901 में कि 1912 में। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आर्य समाज के बारे में तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में की गई थी। और आर्य समाज का जो नारा था कि समस्त देशवासियों को आर्य बनाओ, समस्त देशवासियों को आर्य बनाओ। और एक बात याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं स्वामी दयानंद जी के बारे में तो स्वामी दयानंद जी के द्वारा ही नमस्ते शब्द का प्रतिपादन किया गया है। जो हम नमस्ते करते हैं तो नमस्ते शब्द का प्रतिपादन भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया है। इनके द्वारा ही गौरक्षणी विभाग की स्थापना की गई है। इन्हीं के द्वारा गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई है। इसके साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें तो इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया है। कौन सा नारा दिया है? वेदों की ओर लौटो।
तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि वेदों की और लोटो नारा किसने दिया है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया है। और आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 1875 में की गई। इसका ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है। बारदोली सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है, महात्मा गांधी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं बारदोली सत्याग्रह के बारे में, तो आप सभी को पता है बारदोली सत्याग्रह 1928 में किया गया है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह किया गया था, जिसमें किसानों की जो लगान थी, ये किसानों की लगान को 22% तक बढ़ा दिया गया था। कितने परसेंट, 22% बढ़ा दिया गया था। इसलिए आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचे और उन्होंने बारदोली नामक स्थान पर सत्याग्रह किया और सत्याग्रह सफल रहा। अंग्रेजों ने जो टैक्स का पैसा था उसको कम कर लिया और इस प्रकार बारदोली की महिलाओं ने प्रसन्न होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरदार की उपाधि कहां की महिलाओं के द्वारा दी गई थी, तो सरदार की उपाधि भी बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। और आंदोलन कब हुआ, 1928 में। टैक्स कितना बढ़ गया, 22%। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका दोस्तों सही आंसर है सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब देखिए दोस्तों यहां पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है कथक पर, आपके एग्जाम में कई बार कथक पूछ लेता है, भरतनाट्यम पूछ लेता है, शास्त्रीय पूछ लेता है, छाऊ पूछ लेता है। ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में आपको बता देता हूं जानकारी के लिए कि वर्तमान में हमारे भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हो गए हैं। कितने, 9। अब आप कहेंगे सर 8 हमने पढ़े हैं, आपने 8 पुराने पढ़ लिए हैं। 9 वर्तमान में हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने नृत्य हैं, 9 हमारे वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है भरतनाट्यम, कई बार एग्जाम में भरतनाट्यम के बारे में पूछा गया। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। ठीक है, कुचिपुड़ी के बारे में पूछ लिया जाता है, कुचिपुड़ी कहाँ का है। कुचिपुड़ी की अगर हम बात कर लेते हैं तो कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कथक के बारे में, तो कथक कहाँ का है, तो कथक आपके उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है, यूपी का है, अर्थात ये मध्य प्रदेश में भी किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कथक किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन भी यही पूछा गया है, तो कथक आपको पता चल गया यूपी में। वहीं अगर दोस्तों बात कर लेते हैं वर्तमान में जो 9वां शास्त्रीय नृत्य जोड़ा गया है जिसका नाम है आपके छाऊ। ठीक है, कहाँ का है, आपके झारखंड का है, जिसे हम राऊ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, राऊ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 9वां शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, झारखंड का है, जिसे हम छाऊ के नाम से जानते हैं। एक पूछ लिया था सात्रिया, सात्रिया कहाँ का है, तो सात्रिया आपके असम का है। कहाँ का है, सात्रिया जो है आपके असम का है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं, बाकी आपको पता ही होगा, हाँ मणिपुरी, मणिपुरी जो है मणिपुर का है। ठीक है ना, और इसके साथ साथ मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सात्रिया बता दिए असम का है। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए। तो कथक एग्जाम में कई बार पूछा गया है, साथ साथ कुचिपुड़ी कई बार पूछा गया है, भरतनाट्यम कई बार पूछा गया है, तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पर आप तस्वीर भी देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो महिलाओं के द्वारा मोहिनी अट्टम करते हैं। कहां, कौन सा, मोहिनी अट्टम। तो याद रखिएगा केवल महिलाएं कौन सा शास्त्रीय नृत्य करती हैं, मोहिनी अट्टम। तो महिलाओं के द्वारा केवल मोहिनी अट्टम में भाग लिया जाता है, याद रखिएगा। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम वहीं का है, मतलब केरल, जो भारत का सबसे साक्षरता वाला क्या है, राज्य है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। इस बात को याद रखिए, केवल महिलाओं के द्वारा मोहिनी अट्टम किया जाता है। किसमें महिलाएं भाग लेती हैं, तो मोहिनी अट्टम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में है, पश्चिम बंगाल में है कि मध्य प्रदेश में है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बांदीपुर अभ्यारण्य कहां पर है। अब देखिए दोस्तों जब हम बांदीपुर की बात कर रहे हैं ना, तो इसके साथ साथ में 2-3 और भी बात कर लेने। कैसे, जैसे अगर हम बात करते हैं बांदीपुर, तो बांदीपुर कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भैया बांदीपुर अभ्यारण्य कहां पर है। और बांदीपुर किसके लिए फेमस है, तो बांदीपुर जो है पक्षी अभ्यारण्य है। याद रखिएगा ये पक्षी अभ्यारण्य है। वहीं दोस्तों पूछा गया अंसी, अंसी है ना, अंसी कहां पर है, ये भी कर्नाटक में है। ये पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बन्नेरगट्टा, बन्नेरगट्टा, बन्नेरगट्टा किसके लिए फेमस है, तितलियों के लिए फेमस है। तो बन्नेरगट्टा भी कहां पर है, ये भी कर्नाटका में स्थित है आपके। तो अंसी हो गया, बांदीपुर हो गया, बन्नेरगट्टा हो गया, ये आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। कुद्रेमुख है, नागरहोल है, 2 और लिख लीजिए, कुद्रेमुख और नागरहोल। कुद्रेमुख और नागरहोल ये प्रमुख रूप से यहाँ के क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखिएगा कभी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से बांदीपुर किसके लिए फेमस है, पक्षी अभ्यारण्य के लिए फेमस है। बन्नेरगट्टा एग्जाम में कई बार पूछा गया है और अंसी आपको पीसीएस में देखने को मिलेगा, एमपीपीएसएस में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को। चलिए, तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या है, कर्नाटका।
और याद रखिएगा सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो सबसे ज्यादा अगर पूछ ले तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दीन ए इलाही। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। एग्जाम हमेशा हमारा नहीं निकलता है, उसका रीजन है कि हम सरल प्रश्नों को गलत कर देते हैं। अगर आज आपके पूरे प्रश्न जितने हम करवाएंगे उस पे पूरे सही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न नहीं है। अब देखिए दीन इलाही पूछ रहा है, तो दीन ए इलाही किसने चलाया? तो अकबर के द्वारा एक नया धर्म चलाया गया जिसे बोलते हैं दीन ए इलाही नामक धर्म। कौन सा? दीन ए इलाही। ठीक है, इसके साथ साथ कब चलाया गया? तो ये 1582 में दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया गया। इसमें क्या होता था? इसमें प्रत्येक जो धर्म के गुरु हैं वो आपस में बैठते थे, धार्मिक चर्चा होती थी कि हमें अपने धर्म को किस प्रकार बढ़ाना है और हमें किस प्रकार धर्म के लिए कार्य करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पराशर तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराशर दोस्तों अगर हम बात करते हैं पराशर तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, यहां पर मैंने एक चित्र बनाया है, इसको आप देख रहे हैं। इसको बोलते हैं चमगादड़। इसका संबंध क्या है सर? चमगादड़ आपने क्यों बनाया यहां पर? चमगादड़ की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, चमगादड़ जो है ये पराश्रव तरंगे निकालता है। कैसी तरंगे निकालता है? पराश्रव तरंगे निकालने वाला जो जानवर है ये चमगादड़ है, जिससे ये पता लगा लेता है कि हमारे रास्ते में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं है। ये क्या करता है? तरंगों को छोड़ता है। अगर ये तरंगे किसी व्यक्ति से जाकर या किसी पहाड़ से जाकर टकराती है तो उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या है, बाधा है, भैया छुप जाओ। तो चमगादड़ कौन सी तरंगे निकालता है? पराश्रव तरंगे निकालता है। अब प्रश्न है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों इसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितनी? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो इसका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर क्या है? बी नंबर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? प्रश्न है कालिदास, मुंशी प्रेमचंद की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, जयशंकर प्रसाद। अब देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार या लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कालिदास के बारे में, तो कालिदास को हम एक टाइटल देते हैं शिरोमणि। किसका टाइटल देते हैं? शिरोमणि। तो शिरोमणि की उपाधि जो है ये हम किसको देते हैं? शिरोमणि के नाम से हम जानते हैं महाकवि कालिदास को। ठीक है, महाकवि कालिदास की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं, महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। क्या नाम है दोस्तों? अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम रचना के कारण इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम रचना के कारण इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। एक बात और याद रखिएगा, इनका पहला नाटक कौन है? तो इनका पहला नाटक है मेघदूतम। और मेघदूतम तो इनका खंडकाव्य है। पहला खंडकाव्य पूछे तो पहला खंडकाव्य है मेघदूतम। और पहले नाटक की अगर हम बात कर लेते हैं तो मालविका अग्निमित्रम। कौन सा है? मालविका अग्निमित्रम। तो पहला नाटक इन्होंने कौन सा लिखा है? तो पहला नाटक इन्होंने मालविका अग्निमित्रम लिखा है। और कभी पूछे कि इनकी अधूरी रचना कौन सी है, तो इनकी अधूरी रचना है आपके कुमार संभवम। कौन सी रचना अधूरी है? तो कुमार संभवम जो है इनकी अधूरी रचना है। तो याद रखिएगा, इतनी सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर, अर्थात कालिदास। तो कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। मेघदूतम लिखी है, ऋतु संहारम लिखी है, अभिज्ञान शकुंतलम लिखी है आपके। इसके साथ साथ मैंने भी बताया यहाँ पर मालविका अग्निमित्रम लिखा है, 5 अंकों का यह नाटक है। कुमार संभवम इनकी अधूरी रचना है। और कालिदास को शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे, जो उज्जैन के एक महान प्रतापी शासक थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, चौसा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं अशोक के बारे में, तो अशोक जो है ना ये किस वंश से संबंधित है? तो अशोक का जो संबंध दोस्तों आपके मौर्य राजवंश से है। किससे है? मौर्य राजवंश से है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, अशोक की अगर हम बात कर लेते हैं तो अशोक ने 273 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा और इसने अपना सिंहासन पर बैठ गया, पर इसने अपना राज्याभिषेक 260 ईसा पूर्व में कराया, ईस्वी में कराया। और इसके साथ साथ इसने जब 269 में सिंहासन पर बैठा, अभिषेक करा लिया, और इसने इसके 8 साल बाद, तो 8 साल कब हो गए? 261 में। तो 261 बीसी में इसने कलिंग लड़ा।
तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कलिंग अशोक के द्वारा कब किया गया? 261 बीसी में कलिंग किया गया। राज सिंहासन के कितने वर्ष बाद? तो राज सिंहासन के 8 वर्ष बाद। और इसने किस धर्म को अपना लिया था? तो इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म की भी 2 शाखाएं हैं, एक शाखा है हीनयान। कौन सी शाखा है? एक शाखा है हीनयान और दूसरी शाखा है दोस्तों महायान। तो देखिए याद रखिएगा, महायान शाखा का जो प्रवर्तक है ये आपका अशोक है। कौन है? अशोक, सॉरी, जो आपके महायान शाखा का जो प्रवर्तक है ये आपके कनिष्क है और आपके हीनयान शाखा का जो प्रवर्तक है ये आपके कौन है? अशोक है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानता था? तो अशोक बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को मानता था। हीनयान शाखा में लिखा है कि गौतम बुद्ध एक साधारण इंसान थे। कैसे थे? साधारण इंसान के रूप में बताया गया है। और महायान मतलब जो महान मानेगा। महान किसको मान लेगा? भगवान। तो महायान शाखा बताएगी कि गौतम बुद्ध क्या है? भगवान है। क्या है दोस्तों? भगवान है। और भगवान मतलब कनिष्क। एक बात याद रखिएगा कि अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि कौन सी बौद्ध संगति आपके अशोक के टाइम पीरियड में की गई थी। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। अगर आप हमारे पहली बार यूट्यूब में आए हैं, चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न ये है कि कौन सा खनिज जो है हृदय की धड़कन को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। पोटेशियम है, जस्ता है, तांबा है कि एल्युमिनियम है? अब देखिए दोस्तों, पूछ रहा है कि हृदय जो है हार्ट को की धड़कन को नियंत्रित करने का। देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं हार्ट, तो हार्ट जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हार्ट 1 मिनट में आपके 72 बार धड़कता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम हार्ट का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम हार्ट का अध्ययन करते हैं उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। और हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? हमें लेना चाहिए आपके दोस्तों पोटेशियम। किसको लेना चाहिए? पोटेशियम को लेना चाहिए। और पोटेशियम हमें किस में मिलेगा दोस्तों? तो पोटेशियम हमें सेब में मिलता है। अगर आप एप्पल को खाते हैं तो हमें इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम मिलता है। तो इस बात को याद रखिएगा। और अगर कभी पूछे कि मानव के हार्ट में कुल कितने चैम्बर होते हैं, तो मानव के हार्ट में कुल 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? मानव के हार्ट में कुल 4 चैम्बर होते हैं। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा चैम्बर किसके होते हैं, तो 13 चैम्बर होते हैं तिलचट्टा, जिसे हम बोलते हैं काकरोच। तिलचट्टा, तिलचट्टा अर्थात काकरोच में 13 चैम्बर देखने को मिलते हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में मिलते हैं? अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में ना कई बार कोई ना कोई घास पूछ लेगा। सवाना पूछ लेगा, पंपोस पूछ लेगा, कैंपास पूछ लेगा। तो ऐसे बहुत सारे घास के मैदान एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रश्न ये है कि सवाना घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं सवाना के बारे में, तो सवाना घास के मैदान आपको मिलेंगे कहाँ पर? अफ्रीका में। कहाँ मिलेंगे? अफ्रीका में आपको सवाना घास के मैदान देखने को मिलेंगे। कुछ मैं आपको घास के मैदान बता देता हूँ, जैसे कैंपोस। कैंपोस ये कहाँ मिलेगा? ये आपको ब्राजील में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ब्राजील में। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं पंपास, पंपास, तो पंपास की अगर हम बात कर लेते हैं ये उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ये उत्तरी अमेरिका में आपके मिलेगा पंपास। पंपास मतलब अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में। कहाँ मिलेगा? पंपास जो है दोस्तों आपको मिलेगा अर्जेंटीना में। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं आपके वेल्ड के बारे में, तो वेल्ड आपको मिलेगा दक्षिणी अफ्रीका में। वेल्ड भी लिख लीजिए। वेल्ड कहाँ मिलेगा? वेल्ड आपके दक्षिणी अफ्रीका मिलेगा। तो ये 4-5 आपको याद कर लेना है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए यहां पे देख सकते हैं पेरिस। यहां पर आपको तस्वीर हमने दिखाया है कि कौन से घास के मैदान के, आप इसको एक बार देख सकते हैं, इस पर याद कर ले सकते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपके पटाना, तो हमारा पटाना आपको याद करना है क्योंकि हमारे भारत के बिल्कुल पड़ोसी श्रीलंका में पटाना पाया जाता है। श्रीलंका में कौन सा घास का मैदान है? श्रीलंका में आपके पटाना घास का मैदान देखने को मिलेगा। पेरिस की भी हमने बात कर ली। पेरिस कहाँ मिलेगा? पेरिस मिलेगा आपको अमेरिका में। पंपास की अगर हम बात कर लेते हैं तो पंपास पर हमने चर्चा करी। पंपास कहाँ मिलेगा आपको? तो पंपास मिलेगा दोस्तों आपके अर्जेंटीना में। स्टेपीज के बारे में बताया तो स्टेपीज कहाँ मिलेगा? स्टेपीज आपको एशिया और यूरोप दोनों जगह देखने को मिल जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करते हैं लानोस के बारे में, तो लानोस आपको वेनेजुएला में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ घास के मैदान है जिसको एक बार आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जिससे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? 71वें संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन की 74वां संविधान संशोधन। एक बात याद रखिएगा, पंचायती राज की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो पहली बार पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से प्रारंभ की गई थी। कहां से प्रारंभ की गई थी? राजस्थान के नागौर से इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं
पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो सबसे पहली बार अगर हम बात करते हैं तो हमारी संसद में कौन सा बिल आया था, तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए हमारी संसद में जो पहली बार बिल आया था वो 64वां विधेयक था। क्या था दोस्तों? विधेयक था। ये विधेयक कांग्रेस की सरकार में आया था पर यह राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया। तो याद रखिएगा ये विधेयक जो है दोस्तों राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया। तो पहली बार जो विधेयक आया था पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए 64वां विधेयक था, पर यह राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। वही दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन की दोस्तों अगर हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। और दोस्तों याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। क्या है दोस्तों? भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। इस पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए सबसे पहली बार 33% किस राज्य ने दिया, तो 33% जो आरक्षण है ये आरक्षण को लेकर भी बड़ा विवाद है। बहुत सारी किताबों में आंसर मिलेगा बिहार और बहुत सारी किताबों में आंसर मिलता है मध्य प्रदेश, तो याद रखिएगा। वहीं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के लिए बहुत सारी हमारी कमेटी बनी है, जैसे बलवंत राय मेहता 1957 बनी है, अशोक मेहता 1977 में बनी है। और ऐसी कौन सी कमेटी जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के लिए पहली बार संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, तो याद रखिएगा लक्ष्मीमल कमेटी। लक्ष्मीमल कमेटी के द्वारा ही, लक्ष्मीमल कमेटी के द्वारा ही पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी। क्या दी गई थी? संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना इस्तीफा किसे देगा? यदि भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? याद रखिएगा दोस्तों राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देंगे? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को। किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। याद रखिएगा दोस्तों राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति का जो पद हमने कहां से लिया है? तो राष्ट्रपति का पद दोस्तों हमने अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति का महाभियोग, तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 में किया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं दोस्तों ये आपके आर्टिकल 72 में दी गई हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति आपातकाल, तो राष्ट्रपति आपातकाल यहाँ पर 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद 352 में भी दिया गया है, अनुच्छेद 356 में दिया गया है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आप उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ? भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में, पावापुरी में, लुम्बिनी में, कि राजगृह में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं इनका जो जन्म देखने को मिला महावीर का जन्म 540 में देखने को मिला। और इनका जन्म कहां पर देखने को मिला? 540 ईसा पूर्व में। किस कुल के थे? तो ये इक्ष्वाकु कुल के थे। किस कुल के थे? ये इक्ष्वाकु राजवंश के थे। किस वंश के थे? इक्ष्वाकु राजवंश के थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, आप लोगों ने पढ़ा है। माता का नाम क्या था? इनकी त्रिशला था। ठीक है, तो भगवान महावीर की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ, कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आप लोग आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, पर जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो रिकॉर्डेड इसका सही आंसर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, इक्ष्वाकु राजवंश के थे। ओके, कुछ आप लोग भी आंसर देंगे तब तो पता चलेगा। अब देखिए दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई? जो प्रोटॉन है इसकी द्वारा खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने, कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने? प्रोटॉन की दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की जो खोज है आपके रदरफोर्ड के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा की गई है? रदरफोर्ड के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से दोस्तों हमने ग्रहण किया है? मौलिक कर्तव्य की दोस्तों अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो हमने किस देश के संविधान से इसको ग्रहण किया है? अगर दोस्तों मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है? मौलिक कर्तव्य हमने जो है यूएसए अर्थात अमेरिका से लिया है। भारतीय संविधान किस भाग में है? तो भारतीय संविधान की अगर हम भाग की दोस्तों बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। कहां पर है? भाग 3 में है। और भाग तीन को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम भारतीय संविधान का दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में
राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है? आपके प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की दोस्तों अगर हम बात करें, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो प्रमुख है आपके प्रधानमंत्री होते हैं और इसके सदस्य जो होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये नहीं है, क्योंकि नीति आयोग 2014 में बन चुका है, जिसका इसने स्थान ले लिया है। योजना आयोग का भी स्थान, क्योंकि योजना आयोग जो है ये पहले राष्ट्रीय विकास परिषद की एक बॉडी के रूप में ही था। जो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका काम क्या है? जो हमारी 5 ईयर प्लानिंग बनती थी उसकी समीक्षा करना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि सन 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन को, नमक सत्याग्रह को, खिलाफत आंदोलन को, कि भारत छोड़ो आंदोलन को? देखिए दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं 1922 में आपके चौरा चौरी कांड, तो चौरा चौरी जो कांड हुआ ये इसके बाद महात्मा गांधी ने एक आंदोलन को बंद कर दिया जिसे हम बोलते हैं दोस्तों असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा आपके 1920 से प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा कि हम 1 वर्ष में आपको स्वराज की प्राप्ति करा देंगे। 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का जो नारा था ये महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया दोस्तों? असहयोग आंदोलन में दिया। ये घटना क्या थी? ये घटना थी चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड जो दोस्तों चौरा चौरी जो घटना हुई है यूपी के उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुई, जहां पर आपके 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। 22 पुलिसकर्मियों को यहां पर जिंदा जला दिया गया, जिस कारण से महात्मा गांधी का जो हृदय था परिवर्तित हो गया और उन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? असम में है, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में है, कि उत्तराखंड में? दोस्तों कई बार हमारे एग्जाम में जो है दर्रे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों नाथुला दर्रा की अगर हम बात करते हैं, नाथुला दर्रा अगर आप देखेंगे तो नाथुला दर्रा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नाथुला दर्रा जो है आपके सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। और यहीं पर आपके जेलेपला है। तो नाथुला और जेलेपला ये दोनों ही दर्रे आपको सिक्किम में देखने को दोस्तों मिलेंगे। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। वहीं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आपके बोमडिला है, यांगलपा है और दीफू है। तो बोमडिला, यांगलपा, दीफू ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? ये देखने को मिलेंगे आपको अरुणाचल प्रदेश में। और तीजू दर्रा की दोस्तों अगर हम बात करें तो तीजू आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। कहां पर? मणिपुर में। वही दोस्तों अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में काराकोरम है, बुर्जिल है, पीर पंजाल है, जोजिला है और बनिहाल है। तो ये आपको दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगे। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। वही दोस्तों उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में बारालाचा है, सिपकिला है और हतांग है। इसके साथ साथ दोस्तों सॉरी ये हिमाचल में है। बारालाचा, सिपकिला और हतांग जो है आपके कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और उत्तराखंड की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में माना है, नीति है, लिपू लेक है। तो ये 3 दर्रे आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? ये तीनों दर्रे आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। वही दोस्तों अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से 2 दर्रे हैं, एक है थाल घाट, दूसरे है भोर घाट। और वहीं दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं केरल की में तो केरल में है एक पाल घाट और दूसरा है सेनकुट्टा। तो ये प्रमुख दर्रे हैं जिसके बारे में आपको दोस्तों पता होना चाहिए। नाथुला दर्रा काफी चर्चा में रहा, क्योंकि नाथुला दर्रा को 1962 के भारत चीन युद्ध में क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। ठीक है, सिक्किम। और दोस्तों आपको पता है कि सिक्किम को हमने 1975 में पूर्ण रूप से भारत में शामिल किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, लखनऊ पैक्ट 1916 में, 1929 में, 1936 में कि 1947 में? दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं लखनऊ समझौता के बारे में तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1916 में हुआ और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई। किसके द्वारा? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता दोस्तों की गई। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं, लखनऊ अधिवेशन इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में आई। कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है ये आपस में पहली बार आई, जो इनके मतभेद थे। और दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि कांग्रेस में 2 दल हो गए थे। एक दल का नाम था नरम दल, एक दल का नाम था नरम दल और दूसरे दल का नाम था गरम दल। ये दल भी आपस में पहली बार साथ देखने को मिले। तो जो 1907 में आपके सूरत फूट थी, उस सूरत फूट में जो दोनों में विभाजन हो गया था, ये विभाजन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों साथ हो गए। तो इसलिए 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? आरावली दोस्तों माउंटेन की अगर हम बात करें तो आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर है, पंचकुला है, नंदा देवी है कि हरदौल है? दोस्तों इसका सही आंसर है गुरु शिखर, है ना। तो अरावली पर्वत जो श्रृंखला है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी और इसकी सबसे जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों आपके कौन सी है? गुरु शिखर है। और अरावली दोस्तों पर्वत की अगर हम बात कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से, कहां से जाकर गुजरती है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और पाक सीमा
को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान की जो मध्य सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहते हैं, मैकमोहन कहते हैं, ड्यूरेंट कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आप लोगों को पता है कि भारत और पाक के जो मध्य सीमा बनी थी वो 1947 में बनी थी, और ये जो रेखा खींची गई थी ये खींची गई थी 17 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया था हमारी ग्रीनविच रेखा के आधार पर, और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ है। 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को एक रेखा खींची गई जिसे हम बोलते हैं आपके रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ नामक व्यक्ति के द्वारा रेखा खींची गई थी, इसलिए इस रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमावर्ती रेखा है उसे हम रेड क्लिफ के नाम से दोस्तों जानते हैं। दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछ लेता है मन बांटन योजना कब आई? तो मन बांटन जो योजना आई दोस्तों आई, ये आपको पता होना चाहिए 3 जून 1947 को जो मन बांटन योजना आई। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मन बांटन योजना के तहत भारत को आजाद कब कराना था, तो भारत को आजाद 1948 में कराना था। कब कराना था? 1948 में कराना था दोस्तों, पर भारत आजाद 1947 में ही हो गया, क्योंकि माउंटबेटन के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी के अच्छे संबंध थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कंप्यूटर से यहां पर पूछा गया है कि लैन का विस्तृत रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है, लैंड एरिया नेटवर्क है, लोकेटेड एरिया नेटवर्क है, लैंड ऑफ एरिया नेटवर्क है? दोस्तों तो इसका सही आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। जो लैन है ये लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। एक है मैन जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं, वैन वर्ल्ड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं, पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण दोस्तों कौन है? पेन का सबसे अच्छा जो दोस्तों उदाहरण है ये ब्लूटूथ है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए जो ब्लूटूथ है किसका उदाहरण है? तो पेन का है। और दोस्तों इंटरनेट किसका उदाहरण है? तो इंटरनेट जो आपका वैन का उदाहरण है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क का है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है? जो पेंसिल की जो नोक होती है किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, ग्रेफाइट की, हीरा की, एल्युमिनियम की? दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं पेंसिल के बारे में, तो पेंसिल की जो नोक होती है आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। और याद रखिएगा दोस्तों हीरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो हीरा जो है, हीरा की एकमात्र जो वर्तमान में संचालित खदान है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के पन्ना में। तो एग्जाम में याद रखिएगा हीरा जो है हमारे भारत में तो होता है, पर हीरा की एकमात्र संचालित खदान मध्य प्रदेश के पन्ना में है। वही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1952 में, 1973 में, 1977 में कि 1982 में? दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में 1973 से प्रारंभ की गई। कब से प्रारंभ की गई? 1973 से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आया। अब देखिए 2-3-4 यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारा एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताइए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे हम छाता विधान के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये आपके 1986 में आया। वही दोस्तों अगर पूछ लेता है प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर हमारे भारत में 1973 से चलाया गया। वही दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो जैव विविधता बोर्ड की स्थापना आपके 2005 में की गई। और जैव विविधता अधिनियम कब आया? तो जैव विविधता अधिनियम 2003 में आया। कब आया? 2003 में। ठीक है, जैव विविधता को लेकर बहुत सारे अधिनियम है। जैव विविधता अधिनियम 2003 और जैव विविधता बोर्ड 12 अक्टूबर 2005 को आया है। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? नीली क्रांति बकरी से, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं नीली क्रांति के बारे में, तो नीली क्रांति का जो प्रॉपर तरीके से संबंध है ये आपके मत्स्य पालन से। किससे है? मत्स्य पालन से है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई की दोस्तों अगर हम बात करें कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल की, एस्कॉर्बिक एसिड की, रेटिनॉल। विटामिन ई की दोस्तों अगर हम बात करते हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नाम के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, रासायनिक नाम। अब देखिए दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछ लेता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विटामिन है जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, B1, B2, B3, B5, यहाँ से बहुत सारे विटामिन है। अब पूछा है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम आपके क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल यहाँ पर लिखा है। कैल्सीफेरॉल की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो कैल्सीफेरॉल अधिकांश आपको कैल्शियम जो है विटामिन डी में देखने को मिलेगा। विटामिन डी को एक हार्मोन्स की संज्ञा भी देते हैं। कभी आपसे पूछे कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हम हार्मोन्स की संज्ञा देते हैं? तो विटामिन डी को हम एक हार्मोन्स की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? एक हार्मोन्स की संज्ञा। किसको? विटामिन डी को। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी की दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछा गया है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल एल्कोहल की, बेरियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, तो भोपाल गैस त्रासदी जो है ये आपके 1984 में प्रारंभ की गई और
ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर हुई? भोपाल में की गई। इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों, ऑपरेशन था फेथ। ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन था फेथ, जिसे डॉक्टर बदराजन के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? डॉक्टर बदराजन के द्वारा चलाया गया। और इसमें कौन सी गैस हुई थी? तो इसका दोस्तों नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम मिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मिक के नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसमें डॉक्टर का नाम भी कई बड़ा फेमस है। डॉक्टर बदराजन के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसे बोलते हैं डॉक्टर बदराजन ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसे फेथ बोलते हैं। भोपाल में हुए 2 से 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी मध्य प्रदेश के भोपाल में एक कोहराम मचा दी, जिसे इतिहास में भी आज काले दिवस के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे हम प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं? ऐसी क्या चीज है जो हमारे पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? भूकंप है, ओजोन गैस है, ज्वालामुखी, नदी? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सेफ्टी वॉल्व के बारे में, अर्थ का सेफ्टी वॉल्व हम कहते हैं आपके ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब फूटता है तो पृथ्वी की जो आंतरिक ऊष्मा है ये क्या होती है? मैग्मा के रूप में, लावा के रूप में बाहर निकलती है। किसके रूप में बाहर निकलती है? लावा के रूप में बाहर निकलती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्या है? वॉल्केनो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की सीरीज अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही थे। और अगर आपको सीरीज अच्छी लगी होगी दोस्तों तो हम इस श्रृंखला को रेगुलर बढ़ाएंगे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार विजिट किया है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिसमें आपको लगातार हमारे क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और प्रॉपर हमारी जानकारी क्लासेस की मिलती रहेंगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।